अब तक आप लोगों ने पढ़ा। फिर नंदिनी और नित्या दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दरवाजे के पास जाते हैं और फिर डरते डरते दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही नंदिनी और नित्या दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पर काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन्हें देखकर नंदिनी और नित्या दोनों ही बोलती हैं, मर गए। अब आगे। बॉडीगार्ड नंदिनी और नित्या को देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी नंदिनी हिचकी जाते हुए बोलती है, क्यों हमें क्यों जाना आपके साथ, हम यही ठीक हैं। आप चाहिए हमें किसी के साथ कहीं नहीं जाना। क्योंकि मैडम हमारे बॉस अद्विक और शिवांश सर ने आपको बुलाया है। हम उन्हें फोन मिला देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तभी नंदिनी और नित्य दोनों एक साथ चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं 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 नहीं, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। बॉडीगार्ड, ठीक है मैं अब तो फिर आप अपना सामान ले आइए। हम आपको यहीं पर इंतजार कर रहे हैं और गलती से भी भागने की कोशिश मत करना। क्योंकि अद्विक और शिवाय सर ने बोला है कि अगर आपने इस बार भागने की गलती की तो दोनों बॉस हमारे आपको छोड़ेंगे नहीं। नंदिनी और नित्या झूठा मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ जाने लगते हैं सामान लेने के लिए। मुंबई पुलिस स्टेशन में कंचना हैरानी से मानसी की बातें सुन रहा था और तभी ही मानसी काउंटिंग शुरू कर देती है, 1 2 3। मानसी सही तरीके से 3 बोल भी नहीं पाती। उससे पहले ही एक धड़ाम के साथ दरवाजा टूट जाता है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक 6 फुट 2 इंच का हटा कटा आदमी खड़ा था जिसके दोनों हाथों में गन थी और उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। जिन पुलिस वालों ने मानसी के हाथ पकड़ रखे थे, एक के सर के आर पार गोली जाती है और एक के सीधा आंख में जाकर गोली लगती है। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि शौर्य था और शौर्य इस वक्त अपनी काली आंखों में आग लिए कंचना को ही घूर रहा था। तभी वहां पर 2 आदमी आते हैं। एक शौर्य की राइट साइड से आता है और दूसरा शौर्य की लेफ्ट साइड से। लेकिन शौर्य कंचना को देखते हुए ही दोनों के सर पर गोली मार देता है और दोनों आदमी वहीं पर गिर जाते हैं। एक एक करके वहां पर सभी आदमी जमीन पर गिरने लगते हैं। और दूसरी तरफ क्रियांश भी लड़ रहा था। शौर्य को देखकर क्रियांश ने लड़ना बंद कर दिया था और आराम से जाकर एक टेबल के ऊपर बैठ गया। और फिर कंचना की तरफ कंचना का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अबे ओ कंचना तू तो गया, क्योंकि इस वक्त जिसका हाथ तूने पकड़ रखा है वह शौर्य भाई की जान है जान। ये सुनते ही कंचना एकदम से मानसी का हाथ छोड़ देता है। लेकिन फिर मानसी कंचना कहाँ पकड़ लेती है। शौर्य ने लगभग सभी को मार दिया था। कुछ लोग मरे हुए थे तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा घायल थे। शौर्य तेज गति से कंचना के पास आता है और कंचना का गला पकड़ लेता है। मानसी भी कंचना का हाथ छोड़ देती है। वह शौर्य गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कंचना को बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की, बहुत गर्मी बढ़ गई है ना, तेरे अंदर मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता है, तू उनके साथ जबरदस्ती करता है। शौर्य दूसरे हाथ से कंचना का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है और उसे बहुत ही जोर से बींच देता है। कंचना को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर शौर्य ऐसे ही उसे ऊपर उठा देता है और फिर एक टेबल पर पटक देता है। कंचना के सर में से खून निकलने लगता है और कंचना अपनी कमर को पकड़कर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ को ही अपने दांतों तले काट लेता है। शौर्य फिर से उसका गला पकड़कर उसे उठाता है और उसके मुंह पर मुंह घुसे ही घुसे बजाने लगता है। शौर्य ने कंचना की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर दी थी। शौर्य ने कंचना पर लात और घूंसे की बरसात कर दी थी। शौर्य कंचना का कलर पकड़ते हुए बोलता है, अगर मेरे अर्जुन पापा ने तुझे जिंदा रखने के लिए ना बोला होता तो आज मैं तुझे नर्क की सैर यही करा देता। इतना बोलकर शौर्य कंचना को छोड़ देता है और कंचना धड़ाम के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है। शौर्य मानसी के पास आता है और मानसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, उन लोगों ने तुम्हें कहीं हाथ तो नहीं लगाया ना, कहाँ छुआ इन लोगों ने तुम्हें। मानसी, नहीं उन लोगों ने मुझे कहीं पर भी नहीं छुआ, वह मुझे छुपाते उससे पहले ही आप आ गए थे। शौर्य एक गहरी सांस लेते हुए मानसी को अपने सीने से लगा लेता है और क्रियांश अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूसरी तरफ घूम जाता है। थोड़ी ही देर में क्रियांश बोलता है, भाई आप अपना रोमांस घर जाकर करना है, अभी हमें इस कंचना को पूरे गांव वालों के बीच में लेकर जाना है। आपको याद है ना अर्जुन पापा ने क्या कहा था, तो क्या अब मैं आंखें खोल लूं। क्रियांश की बात सुनकर शौर्य मानसी से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में नंदिनी और नित्या इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी। दोनों का ही चेहरा उदास था, लेकिन पता नहीं क्यों दोनों के दिल में एक सुकून था, जैसे बरसों से बिछड़े हुए किसी अपने से मिलने जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था कि पता नहीं
उनकी इस तरह बिना बताए घर छोड़कर चले जाने पर दोनों कितने गुस्से में होंगे। थोड़ी ही देर में नित्या और नंदिनी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वहां पर दो प्राइवेट जेट खड़े हुए थे और फिर बॉडीगार्ड्स नित्या और नंदिनी को अलग अलग जेट में जाकर बैठने के लिए बोलते हैं। और यह बात दोनों को ही अजीब लगती है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं और फिर बॉडीगार्ड से बोलती हैं, हमें जाना तो एक ही जगह है ना, तो फिर अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं। बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर बोलते हैं, मैडम हमें बॉस ने जो ऑर्डर दिया है हम वही कर रहे हैं, आपको अलग अलग जेट में ही जाना होगा। दोनों को ना चाहते हुए भी अलग अलग जेट में जाना पड़ता है। नंदिनी और नित्या जैसे ही जेट के अंदर आती है तो उन्हें एक एयर हॉस्टल ग्रीट करते हुए सीट पर बैठा देती है। थोड़ी ही देर में प्लेन हवा में उड़ने लगता है। नंदिनी और नित्या खिड़की के बाहर पूरे दिल्ली शहर को देख रही थी। तभी दोनों को ही महसूस होता है कि कोई उनके बराबर में आकर बैठा है। दोनों ही अपनी बराबर वाली सीट पर अपना सर घुमाकर देखती है तो दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों के अंदर का खून जैसे एक ही पल में सूख जाता है। नंदिनी और नित्या अपने मुंह में आए पानी को निगलते हुए बोलती हैं, आप। नित्या और नंदिनी दोनों को ही दो जोड़ी नीली आंखें गुस्से में घूर रही थी। शिवाय और अद्विक दोनों ही नंदिनी और नित्या की सीट बेल्ट खोल देते हैं और चेयर पर लगा एक बटन प्रेस करते हैं जिससे उनकी सीट पीछे की तरफ हो जाती है। अद्विक नंदिनी का हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। अद्विक इतनी जल्दी यह सब कुछ करता है कि नंदिनी को पता भी नहीं चलता कि कब नंदिनी अद्विक की गोद में आकर बैठ गई। अद्विक एक हाथ से नंदिनी के कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से नंदिनी के जबड़े को पकड़कर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, किसने परमिशन दी तुम्हें मुझसे दूर जाने की। हाँ। नंदिनी को अपनी कमर और अपने गालों पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। नंदिनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और दर्द की वजह से नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए थे और जैसे ही नंदिनी के आंसू अद्विक के हाथ पर गिरते हैं तो अद्विक नंदिनी के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। नंदिनी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था तो अद्विक एकदम से नंदिनी का चेहरा छोड़ देता है और हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। नंदिनी अद्विक से इस वक्त इतना डर रही थी कि डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था और डर की वजह से नंदिनी अद्विक की गोद से भी उठने की कोशिश नहीं करती। हालांकि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब और अनकंफर्टेबल लग रहा था। शिवाय के प्राइवेट जेट में शिवाय नित्या का हाथ पकड़कर उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगता है। नित्या अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं था। शिवाय ने नित्या का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। नित्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे आज शिवाय उसकी कलाई ही तोड़ देगा। शिवाय नित्या को रूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। नित्या मुंह के बल गिरती है और फिर बैठकर अपने हाथ को सहलाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही शिवाय नित्या के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा देता है। शिवाय गुस्से में बहुत ही शरद आवाज में बोलता है, गलती की थी तुमने, मुझसे दूर जाकर सजा तो मिलेगी। इतना बोलकर शिवाय अपने होंठ नित्या के होठों पर रख देता है और उससे बहुत ही रिफली और रूडली किस करने लगता है। शिवाय नित्या के ऊपर होठ को अपने मुंह में लेकर बहुत ही जोर से शक करने लगता है और नित्या के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और फिर एक हाथ से नित्या के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से नित्या की कमर को पकड़ लेता है। शिवाय नित्या के टॉप के अंदर हाथ डालकर नित्या की कमर को सहलाने लगता है। नित्या शिवाय से छूटने के लिए छटपटा रहे थे लेकिन शिवाय ने नित्या को पूरी तरह से अपने नीचे दबा रखा था। शिवाय कभी नित्या के ऊपर के होंठ को शक करता है और कभी निचले होंठ को शक करता है। शिवाय नित्या का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नित्या अपना मुंह नहीं खोल रही थी। शिवाय नित्या की कमर को जोर से दबाता है लेकिन फिर भी नित्या अपना मुंह नहीं खोल दी तो शिवाय गुस्से में नित्या की एक ब्रेस्ट को ब्रा के ऊपर से ही पकड़ लेता है और उसे जोर से दबा देता है। नित्या को अपनी ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और नित्या के मुंह से आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर शिवाय अपनी जीभ को नित्या के मुंह में एंटर करता है और नित्या की जीभ के साथ उलझाकर नित्या की जीभ को शक करने लगता है। नित्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है लेकिन फिर भी शिवाय नित्या को छोड़ नहीं रहा था। जब शिवाय को महसूस होता है कि नित्या सांस नहीं ले रही है तो शिवाय ना चाहते हुए भी नित्या के होठों को छोड़ देता है। नित्या जोर जोर से सांसें लेने लगती है। नित्या के होठ बिल्कुल चेरी जैसे लाल हो गए थे और नित्या के होठ सांस लेते हुए कांप रहे थे जो शिवाय को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। शिवाय बिना वक्त गवाए नित्या के होठों पर अपने होंठ रख देता है और दोबारा से नित्या के होठों को चूमने लगता है। शिवाय नित्या के होठों को बहुत ही जोर जोर से शक कर रहा था
तकरीबन 10 मिनट के लॉन्ग और डीप किस करने के बाद शिवाय नित्या के निचले होंठ पर जोर से वाइट करके छोड़ देता है और नित्या के ऊपर से हट जाता है। नित्या शिवाय की ऑपोजिट डायरेक्शन में करवट ले लेती है और जोर जोर से सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। नित्या के होंठ चरी की तरह लाल होकर सूज गए थे और निचले होंठ पर तो एक छोटा सा कट लग गया था जिससे नित्या के होठों से हल्का हल्का खून आ रहा था। नित्या अपने आप को नॉर्मल कर ही रही थी कि शिवाय नित्या को अपनी तरफ पलटता है और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से चिपका लेता है। नित्या भी शिवाय की शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़कर उसके सीने से लगकर खुद को नॉर्मल करने लगती है। अद्विक का प्राइवेट जेट। नंदिनी सर झुकाए अद्विक की गोद में ही बैठी हुई थी। अद्विक नंदिनी को झटके से अपने सीने से लगा लेता है और दोनों हाथों से नंदिनी को अपने सीने में दबोच लेता है। अद्विक नंदिनी को अपने सीने से लगाकर एक सुकून सा महसूस करने लगता है जो पिछले 6 महीनों से कहीं खो गया था। नंदिनी का बेचैन दिल भी सुकून पा रहा था। अद्विक की बाहों में नंदिनी को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। नंदिनी की गर्म सांसें अद्विक को अपनी गर्दन पर महसूस होती हैं। अद्विक जब नंदिनी को देखता है तो नंदिनी सो चुकी थी और दूसरी तरफ नित्या भी शिवाय की बाहों में सुकून से सो रही थी। जहां नित्या और नंदिनी के दिल में अद्विक और शिवाय को लेकर डर बसा हुआ था, वहीं नित्या और नंदिनी को शिवाय और अद्विक की बाहों में सुकून भी मिल रहा था। दूसरी तरफ मुंबई गांव में कंचना और कंचना के साथ 2 कांस्टेबल तीनों को ही नंगा करके गांव के बीचों बीच एक खंबे से बांधा गया था और तीनों के ही शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। शौर्य ने उन तीनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर रखी थी। तभी वहां पर 5 से 6 गाड़ियां आती है और उन गाड़ी की बीच में से एक गाड़ी के अंदर से अर्जुन, हर्षित और काव्यांश बाहर आते हैं। तभी उस लड़की के परिवार वाले अर्जुन के पैरों में बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करने लगते हैं। अर्जुन, काव्यांश और हर्षित तीनों ही उन लोगों को कंधे से पकड़कर उठाते हैं। तभी लड़की की मां हाथ जोड़कर अर्जुन को बोलती है, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हमने कितने लोगों से मदद मांगी, उनके आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, लेकिन कोई भी हमारी पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं था और आप हमारे जीवन में भगवान बनकर आए। आपने मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया। हम में से कोई भी आपका यह उपकार मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अर्जुन उस औरत के हाथ को नीचे करता है और बहुत ही विनम्रता के साथ बोलता है, मैंने आपके ऊपर कोई भी उपकार नहीं किया है। हम भी एक बेटी के बाप हैं और बेटी का दर्द हम अच्छे से समझते हैं। काव्यांश, हर्षित और अर्जुन उन तीनों को साइड करते हैं और फिर शौर्य, क्रियांश और मानसी के पास आते हैं। हर्षित, काव्यांश और अर्जुन मानसी से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना बेटा? उनमें से किसी भी आदमी ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना? मानसी कुछ बोलती उससे पहले ही क्रियांश बोलता है, पापा, मानसी भाभी को हाथ लगाने से पहले ही शौर्य भाई ने हीरो की तरह एंट्री लेकर उन पुलिस वालों की जो धुलाई की है ना, देखने लायक थी। क्रियांश इससे पहले कि कुछ बोलता, मानसी और शौर्य दोनों ही क्रियांश को घूर कर देखते हैं और क्रियांश अपना मुंह बंद करके अपना सर नीचे झुका लेता है। मानसी उन तीनों को देखकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर बोलती है, मैं ठीक हूँ अंकल। फिर काव्यांश, अर्जुन और हर्षित उन तीनों पुलिस वालों को देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से में सर्द हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में और देखते हैं अर्जुन उन पुलिस वालों को क्या